नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ इंदौर से न्यू होप फर्टिलिटी IVF एंड रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर दीक्षा तिवारी जुड़ चुकी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में, जो कि फर्टिलिटी की समस्या से जुड़ी बीमारियों और उनके इलाज के लिए जानकारी देंगी और हमें समझाएंगे कि आखिर IVF क्या होता है और कैसे इसकी प्रोसेस होती है। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि IVF अपने आप में ही एक खास शब्द है और तमाम सवालात इसको लेकर नज़र आते रहते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, आखिर IVF क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे इसकी पूरी प्रोसेस होती है? जी, IVF जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF एक प्रक्रिया है जिन कपल्स के बच्चे नहीं हो रहे हैं और वो रूटीन ट्रीटमेंट ले चुके हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो वो IVF के लिए जा सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो महिला है उसको कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिनसे उनके एग्स बड़े होते हैं, नंबर में बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं। फिर उनको इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो एग्स रप्चर होते हैं और फिर हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं लैब में। फिर लैब में हस्बैंड का सैंपल लेके उनको फर्टिलाइज किया जाता है और भ्रूण बनाया जाता है और फिर यही भ्रूण महिला की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इस तरीके से वो सफलता प्राप्त करते हैं और ये प्रोसेस है IVF का। डॉक्टर दीक्षा, एक अहम सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या कुछ इसके फ़ायदे हैं, क्या कुछ इसके एहतियात हैं? चूँकि IVF एक अच्छी प्रणाली है, अच्छी प्रक्रिया है, ये तो आपने बताया कि इससे दंपति को जो सुख है वो मिल सकता है और अपने परिवार की पूर्ति इसमें कर सकता है, परिवार को पूर्ण कर सकता है। लेकिन एक एहतियात के तौर पर क्या कुछ सावधानी IVF की प्रक्रिया के दौरान रखनी चाहिए एक महिला और पुरुष को, वो भी आप विस्तार से बताएँ। सावधानी है कि जो भी आपके डॉक्टर हैं, जो कंसल्टेंट डॉक्टर आपने चूज़ किए हैं, वो जो भी आपको गाइड कर रहे हैं वो आपको टाइमली दवाइयाँ लेनी है। जो इंजेक्शंस आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो रेगुलर आपको लेने हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डे पे बुलाया गया है, जो क्योंकि माहवारी का जो दिन है उसका किस डे पे आपको कंसल्ट किया गया है, उस डे पे पर्टिकुलरली आपको पहुंचना है विदाउट एनी डिले, बिकॉज डे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइकिल का। और जो इंजेक्शंस है उनको अगर आप घर में लेके गए हैं, सेंटर पे नहीं लगवा रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली टेम्परेचर पे रखना इंपॉर्टेंट है। उसका कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट शुड बी केप्ट बिटवीन 2 to 4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप ले जा रहे हैं तो वो आप रख अच्छे से रहे हैं। प्लस जो लगा रहा है आपको इंजेक्शन घर पे अगर कोई लगाता है तो वो प्रॉपर डोजिंग हो, उसका कोई अंडर डोजिंग नहीं होना चाहिए। फिर जिस दिन आपको जिस टाइम पे बुलाया जाता है, जिस दिन एग पिकअप होना है, उस दिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि डिले अगर आपने किया तो फिर एग सारे रप्चर होने का बहुत रिस्क होता है। तो उसमें टाइम पे पहुंचिए हॉस्पिटल में। फिर जिस दिन आपका भ्रूण ट्रांसफर है उस दिन जो आपको समझाया जाता है कि भ्रूण ट्रांसफर के बाद आपको क्या क्या एक्सर्शन नहीं करना है, ओवर एक्टिविटी नहीं करना है, वो आपको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है, इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए हैं, वो टाइम पे लेने हैं आपको। एक अहम विषय होता है कंसीव करने को लेकर, और ऐसे में कंसीव करने की तुलना में, गर्भावस्था की तुलना में जो गर्भपात की जो चांसेस होते हैं वो किस में ज़्यादा होते हैं, सामान्य में या फिर IVF में? अगर IVF में होते हैं तो उससे कैसे हम उपाय उसके हो सकते हैं? जो IVF में गर्भपात के चांसेस होते हैं, डेफिनेटली हाँ, अगर डिपेंड्स ऑन कि उनका लाइनिंग कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर उनका जो यूट्रस का लाइनिंग है अगर वो इतना अच्छा नहीं बना है, या उनको कोई इन्फेक्शन था, या फिर एम्ब्रियो का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, या फिर उसमें कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, तो वो चांसेस हो सकते हैं। अगर किसी को प्रीवियस सपोज कोई IVF फेलियर हुआ है या कुछ जेनेटिक कंडीशन है, उनके घर में कुछ ऐसा उनका कैरोटाइपिक रिपोर्ट है कि उनको कुछ DNA उनका इशू है, तो वो एक एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले एम्ब्रियो बायोप्सी भी करवा सकते हैं। उनको हम टेस्ट के लिए भेज सकते हैं एम्ब्रियो के सेल्स। अगर वो बायोप्सी में ठीक आता है उसका रिपोर्ट, तो ही उसको ट्रांसफर के लिए भेजते हैं। या फिर अगर डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो डायबिटीज कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। जो सपोर्ट के लिए इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं वो लेना टाइम पे बहुत जरूरी है।
डॉक्टर दीक्षा, एक अहम सवाल ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर जैसे आपका इंस्टीट्यूट इंदौर में है, आपका सेंटर जैसा कि आपने बताया, और अगर कोई बाहर से इंदौर आता है आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, इस आईवीएफ की सुविधा के लिए, इसके इलाज के लिए, तो क्या उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद सफ़र करना उचित है? जी हाँ, ट्रीटमेंट लेने के बाद एक्चुअली जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, ये एक भ्रांति ही है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट करना है या अब कहीं चलना फिरना नहीं है या काम आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली में। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 10 मिनट्स के बाद आप अपने घर जा सकते हैं, सीढ़ी में ऊपर नीचे कर सकते हैं, और अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप वो जॉब भी परस्यू कर सकते हैं, आपको जॉब भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कोई ऐसा इंडिकेशन हो कि आपको स्पेसिफिकली बताया जाए। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में आईवीएफ इज़ अ वे टू कंसीव बेसिकली, मगर जो प्रेगनेंसी चलता है 9 मंथ्स का, वो वैसे ही चलता है जैसे प्रेगनेंसी चलता है। तो अगर ट्विन्स है तो थोड़े से आपको और प्रिकॉशंस लेने को बोला जा सकता है, लेकिन सिंगल प्रेगनेंसी अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको वही नॉर्मल प्रिकॉशंस के साथ चलना है, जॉब परस्यू करना है। बट हाँ, जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं वो आपको रेगुलरली लेनी है और ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। ठीक है डॉक्टर दीक्षा, एक और अहम सवाल कि आखिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ में इसकी सफलता की दर क्या है? क्योंकि कई लोगों में, कई मरीजों में, कई पीड़ितों में इसको लेकर संदेह भी होता है कि क्या हम इस इलाज के ज़रिए सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इसका सक्सेस रेट क्या है, प्रतिशत क्या है इसका? सक्सेस रेट एक्चुअली जो परसेंट में है वो ऐसा पेशेंट टू पेशेंट सफलता वेरी करती है, बिकॉज हर पेशेंट एक सा नहीं होता है। हर पेशेंट की समस्याएं अलग होती हैं। किसी में हस्बैंड फैक्टर होता है, किसी में फीमेल फैक्टर होता है, किसी में कंबाइन होता है, किसी का यूट्रस अच्छा है, किसी का बहुत ख़राब है, किसी का एग क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट। बट जो एक सेंटर का यूजुअल क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट अगर मैं आपको बताऊं तो दैट गोज अप टू 70%। ठीक है डॉक्टर दीक्षा, एक डोनर आईवीएफ की प्रक्रिया जो है वो भी इससे गुजरना पड़ता है, जैसा कि आपने बताया इसके पहले। उसमें एग्स की गुणवत्ता का भी क्या इसमें असर पड़ सकता है आने वाले वक्त? डोनर आईवीएफ जो है उन पेशेंट्स के लिए बना है जिसमें या तो कुछ यंग महिला है जिसके माहवारी बंद हो गई है, अंडेदानी ने काम करना बंद कर दिया है, अगर उनके पास अंडे ही नहीं है, या फिर कुछ ऐसा जेनेटिक कंडीशन है, उनको कैरियोटिपिक प्रॉब्लम है कि वो अपना अंडा नहीं दे सकती हैं, उनके अंडे का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो अगर उनको, या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है कि उनका सारा एग रिजर्व जो है ख़त्म हो गया है, या फिर वो महिलाएं जिनकी माहवारी बंद हो गई है, जो कि 45 से ऊपर हैं, जिनके एग्स प्रोडक्शन बंद हो गई है, तो उनके लिए अगर उनको कंसीव करना है, उनको बच्चे चाहिए, तो फिर डोनर एग की प्रक्रिया हम अपनाते हैं, जिसमें एक दूसरी महिला जो कि एनोनिमस डोनर रहती है, जिनकी जानकारी कपल को नहीं होती और डोनर को ये जानकारी नहीं होती कि वो किसको डोनेट कर रहे हैं। तो ये लीगल प्रोसेस रहता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगलाइजेशन में जो डोनर सेलेक्ट होती है, उस डोनर के हम इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं, उनके एग्स निकाले जाते हैं, और फिर हस्बैंड के स्पर्म से एम्ब्रियो बना के फिर महिला की बच्चेदानी में भ्रूण डाला जाता है। डॉक्टर, क्योंकि एक तो इस प्रक्रिया से वो महिलाएं जो इन समस्याओं से गुजर रही हैं, जो मैंने अभी बताई, जी जी, हाँ, तो वो भी कंसीव कर सकती हैं। जी, चूँकि आईवीएफ की आवश्यकता, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कब पड़ती है, आखिर किन किन वजह से पड़ सकती है, और क्या क्या चीज़ों की सावधानी हम बरत सकते हैं आईवीएफ के पहले ही कि आईवीएफ की आवश्यकता ही ना पड़े, उसको लेकर भी आप अपनी बात रखें इसमें। हाँ जी, हाँ, एक्चुअली जो आईवीएफ प्रोसेस स्टार्ट हुआ था आज से 40 इयर्स पहले अराउंड, तो उस टाइम पे ये इजाद हुआ था कि जो महिला थी उनकी ट्यूब में प्रॉब्लम था। एक्चुअली जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें हर महीने महिला की अंडेदानी में अंडा बनता है, बढ़ता है, रप्चर होता है, ट्यूब में आता है, और जब बच्चे के लिए प्रयास किया जाता है तो शुक्राणु यूट्रस से होते हुए ट्यूब में ही आते हैं, और फिर एग और स्पर्म यानी अंडा और शुक्राणु ट्यूब में ही मिलते हैं और एम्ब्रियो बनता है। फिर ये एम्ब्रियो 5 दिन के बाद यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है और 9 महीने बाद डिलीवरी होता है।
लेकिन सपोज किसी महिला में अगर टीबी है, जैसे एक एग्जांपल कि उनका ट्यूब खराब हो गया है या फिर किसी कारणवश ट्यूब में कोई ऑपरेशन हुआ है, अभी ट्यूब काम नहीं करती है, तो उन महिलाओं के लिए ये डेफिनेटली एक फर्स्ट प्रोसेस है, क्योंकि अगर ट्यूब काम नहीं कर रही है तो एग और स्पर्म मिलेंगे नहीं, तो उसको हम आईवीएफ के प्रोसेस से कर सकते हैं। या फिर एग्स में कोई इशू है, या फिर यंग कपल है जो नेचुरल ट्रीटमेंट ले चुका है, लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट बेसिक ट्रीटमेंट फेल हो गए, आईयूआई फेल हो चुके हैं, उनको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। या फिर अगर एज ज़्यादा है और आपको 5 महीना हो गया है, इफ़ यू आर मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज एंड यू आर ट्राइंग फॉर 6 मंथ्स, तो आपको इवेल्युएट कराना चाहिए। अगर आपको बेसिक ट्रीटमेंट से नहीं है तो फ़ायदा, तो आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। जी, एक अहम सवाल ये भी कि आखिर आईवीएफ के ज़रिए प्रेग्नेंट होने में कितना वक्त लग सकता है, अमूमन रूप से वो जानना चाहते हैं आपसे। आईवीएफ की प्रोसेस में एक्चुअली बेसिकली जो मेन टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो है जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो वो डेली अराउंड अबाउट 10 to 12 डेज़ का टाइम रहता है जिसमें इंजेक्शंस हम लगाते हैं महिला को एग्स बनाने के लिए। तो वही मेन टाइम है जो उनको हमें देना होता है। और उसके बाद जब एग्स बन जाते हैं तो हम एग बाहर निकाल के एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अराउंड अबाउट 10 to 15 डेज़। जी, और एग्स की पुनः प्राप्ति यानी दोबारा एग्स को हासिल करने में कितना वक्त लगता है, क्या प्रोसेस उसकी होती है? एग्स तो रेगुलरली बनते हैं ऐसा, क्योंकि जो हमने बनाए हैं एग्स वो उस साइकिल के लिए रिक्रूट हुए हैं बेसिकली। तो वो तो अगर कोई जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, सपोज एक साइकिल के लिए 10 एग्स रिक्रूट हुए हैं, तो उसमें से एक जो है वो डोमिनेट करता है, बाकी जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो जो उस साइकिल में रिक्रूट हुए हैं एग्स, हम उन सारे एग्स को ले लेते हैं आईवीएफ के लिए, ताकि हमें नंबर ऑफ एग्स अच्छे मिलेंगे, तो हमें एम्ब्रियो क्वालिटी में एम्ब्रियो सिलेक्शन के लिए मौका मिलता है कि जो अच्छा एम्ब्रियो है वो हम ट्रांसफर कर सके, तो रिजल्ट अच्छा रहता है। क्या कोई विशिष्ट वक्त तो नेक्स्ट साइकिल में सेम रहता है, नेक्स्ट साइकिल में सेम। जी, मैं अपना सवाल दोहराता हूँ, क्या कोई विशेष वक्त भी क्या इसमें तय किया जाता है कि इस वक्त पर ही आईवीएफ की प्रक्रिया को हम ले सकते हैं या इसका इलाज उसमें करा सकते हैं? कोई ऐसा अहम वक्त है जिसके ज़रिए हम बेहतर तरीके से इसका रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं? आईवीएफ के लिए एक्चुअली जब उनको जिस भी महिला को लिया गया है उसको पीरियड स्टार्ट होने के डे 1 या डे 2 पे सेंटर पे रिपोर्ट करना होता है। वहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और उनको यहाँ से डेली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। 2-2 या 3-3 दिन छोड़ के उनका सोनोग्राफी होता है और अकॉर्डिंग टू उनका जो भी ग्रोथ आ रहा है सोनोग्राफी में एग्स का, उसके अकॉर्डिंग डोजेज चेंज किए जा सकते हैं। और उसके बाद जब वो एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो एक इंजेक्शन दिया जाता है एग्स रप्चर करने के लिए, और उसके बाद उसका 1 दिन छोड़ के हम एग्स निकाल लेते हैं। एग्स निकाल के हम लोग एम्ब्रियो बनाते हैं। जी, डॉक्टर दीक्षा, सरोगेसी को लेकर भी एक अहम सवाल था कि आखिर सरोगेसी क्या होता है और क्या उसका प्रोसेस होता है? सरोगेसी मतलब हिंदी में अगर बेसिक भाषा में बोलूँ तो उसको कहते हैं किराए की कोख। ये बेसिकली उन महिलाओं के लिए है जिनमें यूट्रस यानी कि कोख में इशू है, जैसे कि MRKH अगर किसी को है जिसमें यूट्रस जन्म से नहीं है तो वो महिला कैसे बच्चा करेगी, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से जैसे टीबी की वजह से उनका लाइनिंग पूरा डैमेज हो चुका है, इम्प्लांटेशन के लिए लाइनिंग बचा नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा अडेशन से, या कभी डीएनसी पुराने ज़माने में काफ़ी कराया करते थे, डीएनसी की वजह से लेयर जो बच्चेदानी की है वो ख़राब हो गई है जी। तो उन महिलाओं के लिए ये एक ऑप्शन रहता है। इसमें बेसिकली ये है कि एग्स हम जो महिला है उनके लेते हैं, जो शुक्राणु है उनके हस्बैंड के लेते हैं और दोनों को मिला के भ्रूण बनाते हैं, और एक जो तीसरी महिला है उनकी बच्चेदानी में इन कपल का भ्रूण प्रत्यारोपित किया जाता है। तो 9 महीना दूसरी महिला इनका बच्चा कैरी करती है और 9 महीने बाद इनको हैंड ओवर हो जाता है वो, एंड दैट इज डन विद ऑल लीगल डॉक्यूमेंटेशंस। जी,
मैम एक और अहम सवाल इसमें, चूँकि पुरुषों की क्या भूमिका हो सकती है, क्या कुछ अहम इसमें जिम्मेदारियां पुरुषों की हो जाती है और तमाम चीज़ें जो हैं वो भी आपसे जानना चाहूँगा। पुरुषों की जिम्मेदारियाँ बहुत हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज ये जो भी बच्चे प्लान कर रहे हैं वो कपल हैं, हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं, जितना वाइफ रिस्पॉन्सिबल है उतना ही हस्बैंड भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड कई केसेस में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो अपने चेकअप के लिए आगे आए। कई केसेस में क्या होता है कि सिर्फ महिला का चेकअप होता रहता है लगातार, लेकिन पुरुष का चेकअप ही नहीं हुआ रहता है, महिला सिर्फ ट्रीटमेंट लेती रहती है। तो बेसिकली व्हेनेवर यू start a treatment, both the couple, the husband and wife, both should be investigated first। और कई में अगर उनको टोबैको च्यूइंग है या अल्कोहल है या स्मोकिंग है, ये हैबिट्स जो है मेल्स में, इसकी वजह से स्पर्म क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो उनको एक तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, अगर ले रहे हैं तो उसको छोड़ना चाहिए। और लैपटॉप यूजेज है, मोबाइल यूजेज अगर बहुत ज़्यादा है तो उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। मैम शुक्राणु की कमी, उनकी गति को लेकर भी एक अहम समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है कि शुक्राणु पुरुषों में कम पाए जाते हैं। कभी कभी ये तस्वीर भी सामने आती है कि कहीं गति कम है और उनके शुक्राणु के आकार को लेकर भी कुछ शिकायत पुरुषों में होती है। उसको लेकर क्या IVF के जरिए कोई समाधान है? मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल है। IVF इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल दोज कपल्स। इनफैक्ट अगर काउंट जो पुरुषों का है अगर 10 मिलियन तक है तो IUI इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर ऑल दोज थिंग्स। अगर IVF नहीं है, अगर काउंट उनका 10 मिलियन है तो वो IUI भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर IUI में सफलता नहीं मिल रही है तो फिर वो IVF ICSI के लिए जा सकते हैं। बेसिकली ICSI इज़ द प्रोसीजर। इसमें इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एक एग के अंदर एक स्पर्म इम्प्रेग्नेट किया जाता है टू मेक एन एम्ब्रियो। तो अगर काउंट बहुत कम है, सपोज 5 मिलियन है या और भी कम काउंट है, स्पर्म्स बनते ही नहीं है, तो जो भी उनके पास है स्पर्म्स वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं और उनको लेके ICSI किया जा सकता है। और जो जैसे मॉर्फोलॉजी की आपने बात करी कि बनावट में अच्छे नहीं है या वो जी अपनी बात रखें। हाँ, अगर बनावट में अच्छे नहीं है सपोज या मोटिलिटी में अच्छे नहीं हैं तो उसमें कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं, कुछ दवाइयाँ आती हैं वो लेके फिर उसके बाद एक रिपीट टेस्टिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर दीक्षा, एक अहम सवाल खर्च को लेकर भी है कि आखिर इस पूरी प्रोसेस में कितना खर्च आ सकता है और कहाँ हम देश में करा सकते हैं। जैसा कि इंदौर में आपका सेंटर है, वो कहाँ पर है, उसके बारे में भी आप जानकारी साझा कर सकते हैं। हाँ, इंदौर में जो हमारा सेंटर न्यू होप फर्टिलिटी है वो यशवंत निवास रोड पे है। ये रानी सती गेट के ऑपोजिट है इंदौर में है। और भी ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे सेंटर्स हैं अभी तो फर्टिलिटी के लिए जो ART डील करते हैं। आपने और क्या पूछा था? खर्च पूछा था आपने। खर्च बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक तो होता है लैब चार्जेस, एक तो होता है लैब चार्जेस और दूसरा होता है इंजेक्शन कॉस्ट। तो जो लैब चार्जेस हैं वो सेंटर टू सेंटर वेरी करते हैं और जो इंजेक्शन कॉस्ट है वो 3 टाइप के इंजेक्शन्स होते हैं। एक मीनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, एक उनका हाईली प्योरीफाइड फॉर्म होता है और एक रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा इंजेक्शन चूज़ किया है, कॉस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अंदाज़न अगर हम बात करें तो कितना तक हमें खर्च इसमें पहुंच जाता है? चूँकि कई दर्शकों की यहाँ पर एक सवाल होता है कि आखिर इस प्रक्रिया में कितना हमें खर्च लग जाएगा, कुछ लोग नहीं करवा पाते सब चीज़ों को लेकर, तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। खर्च वेरी करता है फ्रॉम अगर आप मीनोपॉजल इंजेक्शन्स लेते हैं तो आपका काम 80,000 में भी हो सकता है। अगर रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन आप चूज़ करते हैं तो इट कैन गो अप टू 1 लाख। जी। और मैम क्या इसके अलावा कोई मौसम विशेष भी इसमें मायने रखता है कि हमें किस सीज़न में इस प्रोसेस को अपनाना चाहिए?
नहीं, एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि इस मौसम में अपनाना चाहिए, क्योंकि ये जो लैब है जो जहाँ पे कल्चर किए जाते हैं एम्ब्रियोज, उसको प्रॉपरली एक टेम्परेचर पे हर मौसम में मेंटेन किया जाता है। उसका टेम्परेचर फिक्स होता है, उसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करके ही ये सब किया जाता है, तो वो तो हर मौसम में सेम ही होता है। ठीक है प्रतीक्षा, एक और अहम सवाल कि जिस तरह से खर्च की हमने बात कर ली है, और उसके अलावा ये भी पूछना चाहूँगा कि खान पान किस तरह से रखना होगा, खान पान में क्या सावधानी रखनी होगी, किन चीज़ों को डाइट में शामिल करना हमें चाहिए, खासकर उन महिलाओं को? हाँ, खान पान हेल्दी रखना है बेसिकली। अच्छा डाइट लें, एक बैलेंस डाइट लें जो इंक्लूड करे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, सब चीज़ें इंक्लूड करके जो भी हेल्दी डाइट हो वो लेना है। कुछ योगा एंड एक्सरसाइज करना है, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है। स्पेशली अगर डायबिटिक है या PCOS है तो थोड़ा वेट कंट्रोल में रखें, तो सक्सेस रेट भी अच्छा रहेगा। चूँकि कोविड का दौर चल रहा है, कोविड-19 हम सब ने देखा, 2 वेव्स हमने कोविड की देखी। ऐसी महिलाएं, ऐसी पुरुष जो कोविड से जूझ चुके हैं, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और अब ठीक हो चुके हैं, क्या वो भी IVF का लाभ ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, और इनफैक्ट हम लोग सबको वैक्सीनेशन भी एडवाइस कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 डोजेस वैक्सीनेशन की कंप्लीट करें अपनी, और वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं तो और भी अच्छा है। डॉक्टर दीक्षा, चूँकि एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इसका क्या कोई दुष्प्रभाव भी है IVF का? किस पे? महिला पे? हाँ, महिला पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी दंपति की बात कर रहा हूँ। अगर एहतियात ना बरते जाएं, सावधानी ना बरते जाएं, तो किस तरह के साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं? एज सच पर्टिकुलर ऐसा कोई पर्टिकुलर साइड इफेक्ट नहीं है विच इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस प्रोसीजर, कि ऐसा होता है या ऐसा होगा, नहीं। बेसिकली आजकल जो इंजेक्शंस लगते हैं वो इस तरीके के आते हैं विच हैज़ गॉट मिनिमल साइड इफेक्ट्स। कुछ ऐसा रिएक्शन भी नहीं होता है, सबक्यूटेनियस रूट है, सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो एज सच कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं है इस चीज़ के। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीक्षा तिवारी हमसे जुड़ने के लिए और सेहतनामा में हमारे साथ इस तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो आज इसी के साथ यहाँ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।